देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसका पाठ और व्याख्या। अब देखेंगे इसका प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, साहित्य में नई परंपरा को आरंभ करना चाहते हैं, अर्थात जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तथा इस प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो उनके लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़ियां तोड़ करके एक नया साहित्य का रचना करना चाहते हैं। अब नया साहित्य की रचना करने के लिए सबसे पहले डिटेल्स तो जानना पड़ेगा ना कि क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, और उनके लिए अति आवश्यक है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास संभव है और साहित्य की धारा मोड़ी भी जा सकती है। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है और इस संबंध में लेखक की क्या राय है? साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है जिसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध उसकी भावनाएं करती हैं। लेखक का इस संबंध में कहना है कि साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है बल्कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन साहित्य से संबंधित है। कौन है जी? चुप रहो। आर्थिक जीवन के अतिरिक्त मनुष्य एक प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। साहित्य में कई भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। कह रहे हैं लेखक कि साहित्य का पक्ष कौन सा स्थायी होता है? तो साहित्य का वह पक्ष स्थायी होता है जिसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध उसकी भावनाएं करती हैं। लेखक का इस संबंध में कहना है कि साहित्य हमारी विचारधारा नहीं बल्कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन साहित्य से संबंधित है। आर्थिक जीवन के अतिरिक्त मनुष्य एक प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। साहित्य में कई भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि ये लोग जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। इनकी रचनाओं में कोई दोष नहीं होते। कला को पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी होती है। अतः लेखक को कहने का उद्देश्य यह है कि इन खतरों से बचने के लिए कला में भावात्मक सौंदर्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। कह रहे हैं कि किन खतरा क्या हो सकता है साहित्य में? साहित्य में खतरा यही हो सकता है कि एक ही जैसा सब कुछ साहित्य कोई लिख दिया, यह दिक्कत है। साहित्य इतिहास निर्माण में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भूमिका निर्णायक होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये लोग जो करते हैं, और दूसरा बात इनका कहना है लेखक का कि जो अच्छे लोग करते हैं वो सब अच्छा ही नहीं होता, कुछ दिक्कत उनमें भी होता है। इनकी रचनाओं में ऐसा कुछ बात नहीं है कि कोई दोष नहीं होता है। कला को पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है और उसे साकार करने में परंपरा की भूमिका क्या हो सकती है? निबंध का समापन करते हुए लेखक ने भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
आशा व्यक्त की है कि जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी तब साहित्य के बहुत सारे नए पाठक उत्पन्न होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा। विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य सारी जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। अंग्रेजी प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन की भाषा होगी। यूरोप एवं एशिया की भाषाओं के साहित्य में हमारा परिचय गहरा होगा तथा मानव संस्कृति में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। निबंध जब समापन कर रहे थे लेखक, तो उन्होंने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य होने वाला है। उसका कामना है जब हमारे देश की जनता साक्षर हो जाएगी तो साहित्य के बहुत सारे नए पाठक उत्पन्न होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा। विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य सारी जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। अंग्रेजी प्रभुत्व जमाने का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी बोलना शौक माना जाता है, तो शौक ना होकर के एक भाषा बन के रह जाएगा और उस समय हमारा साहित्य से गहरा परिचय होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? अथवा साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन क्यों होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने अमेरिका तथा एथेंस की गुलामी के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी। अमेरिका के मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। सामंतवाद सारे संसार में कायम था, किंतु सामंती दुनिया में महान कविता का केंद्र भारत में और ईरान के थे। पूंजीवादी विकास यूरोप में हुआ, लेकिन राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यही कारण है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। उसका मानना है कि न तो मनुष्य परिस्थितियों का नियामक है और न ही परिस्थितियां मनुष्यों के नियामक है। सापेक्ष रूप में कौन स्वाधीन होता है, इसके बारे में लेखक ने दो देशों का वर्णन किया है, अमेरिका और एथेंस। बोला कि यूरोप में दोनों है, दोनों गुलाम था, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं दिया और एथेंस ने सब कुछ दे दिया, बहुत कुछ चेंजिंग करवा दिया, बहुत नया नया लेकर आया। वैसे ही पूरे देश में सामंती सभ्यता लागू थी, लेकिन जो राफेल, लियोनार्दो और विंची, माइकल एंजेलो इटली की देन है। यही कारण है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। उसका मानना है कि न तो मनुष्य परिस्थितियों का नियामक है और न ही परिस्थितियां मनुष्यों के नियामक है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? भारत की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करके नहीं बनी, बल्कि यह राष्ट्रीयता मुख्य रूप से संस्कृति और इतिहास की देन है, जिसके निर्माण में कवियों का सर्वोच्च स्थान है। रामायण, महाभारत आदि इसके साहित्य की आंतरिक एकता स्थापित करती हैं। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही। इन्हीं सभी कारणों से कोई भी बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का कोई मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यहाँ एक जात पर दूसरे जात हावी होकर के कुछ नहीं किए हैं। हावी होने का मतलब कि तुम्हारा जाति खराब है, उस पर प्रभुत्व जमा करके नहीं हुई है। इसलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखें। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं
क्योंकि राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, परंतु साहित्य के मूल्य उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होते हैं। लेखक रामविलास शर्मा इसकी पुष्टि में अंग्रेजी कवि रेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर चर्चित कविता का चर्चा करके कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, किंतु वर्जिल की काव्य सागर की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। राजनीतिक मूल्य में जो भी लड़ता है राजनीति के लिए, उन लोगों का वर्चस्व नहीं रहता है, लेकिन साहित्यिक मूल्य में जो साहित्य के द्वारा लड़ा जाता है, जो एक नया लिखने की परंपरा का युद्ध का शुरुआत होता है कि हम कुछ बढ़िया लिखेंगे, हम कुछ बढ़िया लिखेंगे, तो उसमें से सभी लोग जिंदा रह जाते हैं बाद में भी। तो इसीलिए राजनीतिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य को ज्यादा अस्थायी माना है रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि किस तरह का समाजवाद हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, क्योंकि अनेक बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की तुलना में काफी शक्तिशाली हो गए हैं। भारत की क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। जैसे पूंजीवादी में मतलब क्या हुआ, सरकार कोई भी अगर काम करता है तो सोच समझ के करता है और सबके हित के लिए करता है। पूंजीवादी क्या है, वो लोग का बस चले तो सब कुछ एक दिन में खत्म कर दें। जैसे पहाड़ अगर ये दे दिया जाए टेंडर खाली साल 2 साल तो साफ हो जाएगा, बिल्कुल ही। इसको रोक के रखा है कि नहीं ये साफ हो जाएगा, तो फिर लाना इसको मुश्किल है। आएगा कैसे? आने वाली पीढ़ियां ये भी नहीं जान पाएगी कि ये पहाड़ था। घरे मिठाई आता है ना, तो पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं बटाता है, वो समाजवादी व्यवस्था से बटाता है। बोले ये कैसे? तुम्हारा तो मन हो कि सारा कुछ हम ही को दे दो, हम बैठ के डिब्बा सहित खाएं, डिब्बा में जो लगा है उसको पोंछ के चाट के कसम खा जाएं। लेकिन समाजवादी व्यवस्था के अनुसार तुम्हें उतना ही मिलता है जितना तुम्हारा हिस्सा हो। लेकिन तुम क्या उतना हिस्सा से संतुष्ट हो? कभी नहीं होते हो, कभी नहीं। तुम्हारा तो पूंजीवादी चलना चाहिए कि भैया दो हम खाएं, बाकी छोड़ दो, उसको खाए चाहे। तो यही समझ लो वही समाजवादी व्यवस्था है। जो तुम करना चाहते हो कौन सा व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था है। बुझा रहे ना? तो इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 7